वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th का चैप्टर 1। आज हम क्या 7th क्लास का चैप्टर 1 हिस्ट्री का यहाँ पे कवर करेंगे। उससे पहले क्या है, आप कॉपी और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ पेन आप लेकर रखिए। कोई भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे कि जो मैं बोल रहा हूँ जो इसमें नहीं है तो आप उसको नोट करके लिख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा चैप्टर क्या है, मिडिवल पीरियड। मतलब क्या हम देखते हैं हिस्ट्री के जो 3 पार्ट होते हैं उसमें से हम क्या आपने अपनी पिछली क्लासेस में 6th-7th में आपने पढ़ा होगा कि जो एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, ठीक है। उसके बाद अब हम आपका जो 7th क्लास में क्या मिडिवल पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम इसी को यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे कि वेयर, मतलब जो ये पीरियड है ये क्या है, वेयर कहाँ से है, क्या मतलब ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, व्हेन कब हुई एंड हाउ कैसे हुई, ठीक है। तो हम क्या इन 3 टॉपिक से रिलेटेड इनका डिस्कवर करेंगे, ठीक है। और हम आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हम इंट्रोडक्शन समझते हैं, क्या आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं और ये क्या है, ठीक है। एज यू नो दैट द हिस्टोरियन, ठीक है, हिस्टोरियन हैज डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। हमने क्या देखा, जो हिस्ट्री इतिहास का जो अध्ययन करते हैं हिस्टोरियन जो होते हैं, हिस्टोरियन किसे कहते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में उसका स्टडी करते हैं, हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया। क्या किया, हिस्ट्री को 3 पार्ट किए, एक एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, ठीक है। हमने देख रहे हैं यहाँ पे 3 पीरियड किए। तो एंशिएंट पीरियड क्या है आपका 5th-6th में आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। और क्या 7th से आपका क्या मिडिवल पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम 7th में किसके बारे में आप पढ़ोगे, मिडिल पीरियड के बारे में। उसके बाद 8th में आप मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ोगे। तो अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम जैसे इसको देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट सेकंड पॉइंट था, देखो द 3 पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते ही हो कि जो इनका टाइम पीरियड क्या है, इनका टाइम पीरियड में देखा गया है जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके जो 3 पार्ट है, उसका जो पहला पार्ट है प्री हिस्टोरिक। अगर ये थोड़ा और डिटेल में समझना है तो आप इससे पहले जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है आप उनके जो पार्ट 1, 2, 3 है वो आप डिस्कस कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आप इसको भूल चुके हैं तो क्या इसको और अच्छे से समझने में आपको वहाँ पे मदद मिल जाएगी। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, उसका जो पहला पार्ट है प्री हिस्ट्री, ठीक है, उसके टाइम से लेके कहा जाता है 8th सेंचुरी एडी, क्या 800 जो होता है 8th सेंचुरी एडी तक क्या है एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड कहा गया था। कितने कि 800 सेंचुरीज तक इसका टाइम कहा गया। उसके बाद में क्या हो गया कि जो मिडिवल पीरियड है इसका क्या है 800 से लेके, मतलब 800 से लेके 1800 जो है उस वो जो इसके बीच का टाइम है ये क्या है आपका मिडिल हिस्ट्री है, क्या है मिडिवल पीरियड कहा जाता है, ठीक है। देखो कहीं कहीं पे क्या होता है बुक्स में ये होता है कि 500 से 1500 के बीच में आता है मिडिवल पीरियड, ठीक है। तो आप इस टॉपिक पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हर कोई होता है अपने अपने बुक में उन्होंने अलग अलग, आप इसको ज़्यादा अच्छे से प्रेफर कर सकते हो। जैसे 500 से 1500 तक को इसको मिडिवल पीरियड कहा जाता है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं कि 1500 के बाद का टाइम पीरियड, या आप बोल दो जब अंग्रेजों ने क्या किया भारत पे आना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उसको या फिर आप 18 सेंचुरीज पे जब क्या हुआ कि जो मुस्लिम शासक थे, ठीक है, जो बहादुर शाह जो जफर थे, जो द्वितीय थे, बहादुर शाह जो द्वितीय, उनको क्या है उनका जब पद हटा यहाँ से, ठीक है, उनकी जब गद्दी छीन ली गई तो उसके बाद से कुछ लोग कहते हैं कि जो मॉडर्न पीरियड की स्टार्टिंग हो गई थी। तो हम इसको क्या आगे और अच्छे से धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, हम इसको और देखते हैं। अब मिडिवल पीरियड क्या है, जैसे हम देखते हैं हर्षवर्धन क्या एक वर्धमान जो थे शासक थे, हम इंडिया पे राज करते थे। इंडिया के जो है नॉर्थन एरिया क्या जैसे कि यहाँ पे इतने एरिया में क्या है वो राज्य करते थे, ठीक है। बाद में उन्होंने पंजाब हर जगह उन्होंने अपना शासन इतने एरिया में बना लिया था, ठीक है। ये एक बहुत पावरफुल किंग थे हर्षवर्धन। ये जब तक राज करते थे तो इंडिया के जो बाहर के जो लोग थे, ठीक है, जो वो इंडिया में नहीं आए थे, मुस्लिम जितने भी जो थे मुस्लिम इन्वेडर्स जो थे वो इंडिया पे नहीं आए थे। इंडिया पे उन्होंने कोई कंट्रोल नहीं बनाया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक 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 शक्ति का अधिकार था। हर्षवर्धन क्या वो पूरा इसको अंडर अपने इंडिया को अंडर में रखते थे, जिस कारण से क्या होता है कोई दूसरी शक्ति इनसे लड़ने में डरती थी। जैसे ही हम देखते हैं 1647 में क्या 1640 मतलब 647 एडी में 647 एडी में क्या हुआ हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ शासन के लिए क्या हुआ आपस में लड़ाई होने लग गई। फिर छोटे छोटे राज्य जो थे उन सब ने अब क्या कर दिया लड़ाई स्टार्ट कर दी, आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ भारत की शक्ति कमजोर हो गई।
शक्ति कमजोर होने के बाद क्या हुआ था कि जितने भी जो इंडिया कमजोर पड़ गया, और इसका फायदा क्या हुआ, जो बाहर जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थी, मुस्लिम इन्वेडर्स थे, उनको इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो 8th सेंचुरीज में क्या हुआ, जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे वो भारत आना स्टार्ट कर रहे थे, वो क्या शासन करने के लिए यहाँ पर आ रहे थे। तो द बिगिन इन द 8th सेंचुरी, सो दिस इज कंसिडर टू बी अ चेंज ऑफ पीरियड। मतलब क्या हुआ, मुस्लिम जो इन्वेडर्स थे जैसे ही वो इंडिया में आए, ठीक है, और इंडिया में आकर उन्होंने अपना शासन स्टार्ट किया, तभी से क्या कहा जाता है कि मिडिवल पीरियड स्टार्ट कहा जाता है। और उसी के अकॉर्डिंग मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने क्या किया, मुस्लिम रूलर को क्या हटाना स्टार्ट कर दिया, और क्या उनको बिल्कुल उनको उखाड़ फेंका। ठीक है, हम देखते हैं कि सेकंड जब वो हुआ था, वो हमारा 1857 जो था, 1857 का विद्रोह जो था वो जब उठा, आप उसके बारे में 8th में पढ़ोगे, आपका एक स्पेसिफिक चैप्टर है उसमें। बहादुर शाह जफर जो थे द्वितीय, उनको गद्दी से बिल्कुल हटा दिया गया था और मुस्लिम जो था रूल बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद से क्या हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री वहां से चालू हुआ और आज तक मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। तो हमने क्या देखा, ये हमने तो देख लिया द 3 पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री के। ठीक है, इसके बाद हम क्या आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। चेंजिंग नेम्स, क्या देखते हैं हम, क्या यहाँ पे चेंजिंग नेम्स। यू हैव स्टडी इन द प्रीवियस क्लास दैट सेवरल जनपद एंड महाजनपद केम इनटू जो था बीइंग ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड, द दिस ट्रेंड कंटिन्यूड। मतलब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कि हमने जो प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था जनपद के बारे में, महाजनपद के बारे में, ठीक है, वो क्या हुआ, वो एंशिएंट पीरियड के बाद जो ये मिडिवल पीरियड है इसमें भी उनका नाम ऐसा ही है। मतलब ये भी चले, ये भी छोटे मोटे जो टाउन्स थे वो कंटिन्यू थे इस टाइम पे भी, बस क्या है उनके नाम बदलते हुए जा रहे थे। उनके कुछ नाम, कुछ के नाम तो सेम थे लेकिन कुछ कुछ जगहों के नाम चेंज कर दिए थे। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम, जैसे कि ठीक है, जैसे मगध है, पहले हम देखते थे ना मगध कितना इंपॉर्टेंट नाम देखा जा रहा था। ठीक है, अब उसको क्या पटना एंड गया और क्या बिहार के नाम से जाने लग गया था, स्टार्ट हो गया था। ठीक है, काशी को बनारस बोला जाता था या वाराणसी बोला जाता था उत्तर प्रदेश में, आज का जो मॉडर्न लोकेशन है। ठीक है, ये सारे ओल्ड नेम है। वज्जी हो गया, चेड़ी हो गया, वादशाह हो गया, कुरु हो गया, पांचाल हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है, उनके पुराने नाम थे। क्या थे यार, पुराने नाम थे, जो आज के टाइम पे हम ये नए नए नाम देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम और देख रहे थे, पांचाल हो गया, लेकिन इनको क्या बोला जाता, रोहिलखंड बोला जाता था। ठीक है, असाका हो गया, गोदावरी वैली बोला जाने लग गया इसको। ठीक है, गांधारा हो गया, इनको अफगानिस्तान में पहुंची फिर नाम दिया जा रहा था। ठीक है, कंबोजा, इसको क्या हो गया, पार्ट अफगानिस्तान, और ये क्या कश्मीर का पार्ट इसको था। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड व्हेन अ ग्रेट नंबर ऑफ टाउन एंड सिटीज वे स्टेबलाइज्ड, हमने जैसा भी यहाँ पे देखा। ठीक है, कि जो पुराने जगहों के जो जनपद महाजनपद थे वो इस टाइम पे भी कंटिन्यू चले थे, बट क्या हुआ था, उनके नाम चेंज कर दिए गए थे। ठीक है, ये हमने देखा। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बस यही खत्म होता है हमारा। क्या, अब देखो ये वाला जो टॉपिक हम पढ़ लेंगे इसके बाद चैप्टर खत्म। बहुत छोटा चैप्टर है और इजी चैप्टर था ये। अब देखो इसमें क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये भी मैं क्या आपको एंशिएंट हिस्ट्री जो मैंने वीडियो बनाई उसमें आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसमें क्या हम थोड़े एग्जाम्पल के साथ और पढ़ लेते हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखते क्या है, द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड एंड द मिडिवल पीरियड रिमेन ऑलमोस्ट सिमिलर इन नेचर विच वी कैन बी क्लासिफाई इनटू आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स। हम क्या देखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो सोर्स है, जो इन सब के बारे में जानने का जो हम जिससे हमें सोर्स मिलता है, जिसके से हम इनके बारे में जानते हैं, वो क्या है, जो एंशिएंट पीरियड में थे वही मिडिवल पीरियड में। सब कुछ क्या है इस टाइम सेम है, कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। इससे आपको पता चलेगा कि कोई भी चेंजेस नहीं देखने, जैसे वो आर्कियोलॉजिकल थे, बस यहाँ पे क्या लिटरेरी जो एविडेंस थे वो क्या है, वो हमें और ज्यादा एक्स्ट्रा मिले, क्योंकि हम देखते हैं इस टाइम पढ़ना लिखना सब जान चुके थे इस टाइम तक। ठीक है, 800 से लेके 800 जो हम जो पढ़ रहे हैं ये एडी, इससे क्या है, इससे सारे लोग पढ़ना वढ़ना लिखना भी समझ चुके थे, कुछ कुछ खास लोग। ठीक है, और कई जो ऐसे भी लोग थे जो क्या है इस फील्ड में बहुत अपने आप को यात्राएं करते थे, राजा महाराजों के बारे में लिखना बहुत पसंद करते थे, तो ये हमें देखना। और जो कई राजा महाराजा थे वो अपने नाम के परचम नहीं लड़ाते थे, जैसे कोई बड़ी ईमान, जैसे शाहजहां देखो ताजमहल बना देता है ना, शाहजहां ने ताजमहल बना दिया, कई बड़े बड़े शासक ने इतने बड़े बड़े जो महल ये सब बना दिए। तो ये सब क्या आर्कियोलॉजिकल हमें एविडेंस बहुत ज्यादा मिल जाते हैं इनके बारे में। अब देखो पहला पड़ता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या है, द आर्कियोलॉजिकल सोर्स इंक्लूड बिल्डिंग्स, चाहे कितने भी इमारतें जो हम आज सही सलामत भी है और जो कितने टूट गए लेकिन उसके कुछ कुछ छोटे आधे अधूरे अभी भी बने हुए हैं। जैसे कि हम देखते हैं क्या तुगलकाबाद, जो यहाँ का किला देखते हैं वो टूट गया हल्का फुल्का, लेकिन अभी भी बना हुआ है, जो गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था।
अभी भी हम उसे देखते हैं। पेंटिंग हो गया, कई सारे जगह पेंटिंग से पुरानी कॉइन्स, मुद्राएं जो देखने को हमें मिली है, कॉइन, सिक्के जिससे व्यापार होता था, ये सब होता था। इंस्क्रिप्शन हो गया। अब ये क्या है, ये शिलालेख जैसे हमने देखा था, जो अशोक सम्राट थे उन्होंने क्या कई शिलालेख जो थे उस पे अपने वो चिन्ह गुदवाए थे, या बौद्ध धर्म के जो क्या है कई सारी चीजें लिखवाई थी, उससे भी हमें पता चलता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं, कुतुब मीनार हो गया, रेड फोर्ट हो गया जो दिल्ली, जो रेड फोर्ट इन दिल्ली, बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सिकरी में है, जो नियर किसके आगरा के पास पड़ता है। उसी तरीके से क्या है ये कि जो चार मीनार है वो हैदराबाद में आज भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे क्या एग्जाम्पल थे कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लिटरेरी सोर्स। इस टाइम पे एक बात आपको नोटिस करनी है कि जो ये मिडिवल पीरियड था, इस टाइम हमारे पास लॉट्स ऑफ लिटरेरी सोर्स हो चुके थे। क्या अब हम देखेंगे हर कोई क्या अपने बारे में कहानी लिखना या कुछ अपने बारे में लिखवाना बहुत ज़्यादा करते थे, अपनी प्रशंसा बहुत ज़्यादा करवाते थे। इस वजह से क्या हमें उनके कई सारे रिकॉर्ड या एविडेंस हमें और लिटरेरी सोर्स हमें बहुत ज़्यादा मिले हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आया, आप इसे पढ़ना, इसको लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। A lots of information about the medieval period in derived from the literary source comprise biography of ruler, autobiography, chronicles, latest records, poetry और travelogues इसके बारे में एंड अदर वर्क्स के बारे में हमें देखने को मिला है। ठीक है, जैसे हमने क्या देखा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसके बारे में क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि हमें मिडिवल पीरियड के बारे में बहुत सारे सोर्स मिलते हैं, हमें कई सारी बायोग्राफी जो उसकी आत्मकथाएं जो जीवन जीवनी होते जीवन के बारे में, ऑटोबायोग्राफी जो उनकी आत्मकथाएं, रूलर जो शासक थे उनकी आत्मकथाएं, क्रॉनिकल्स जो इतिहास के बारे में जो लिखना बहुत ज़्यादा पसंद रखते थे और उस टाइम के रिकॉर्ड्स को जानते थे, कोई कहानी पोइट्रीज लिखता था। ट्रेवलर्स जो होते थे वो कौन थे, जो यहाँ पे जो मतलब यात्रा ही करते थे, यात्रा वृत्तांत जो अपनी यात्रा करते थे एक शहर से दूसरी जगह और उसके बारे में वो नोट करते थे, ये हमें देखने को मिलते थे। और भी अदर हम वो वर्क में हमें क्या है इसके बारे में जानने को मिला हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफीज में। अब बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी कितने हमें मिले, अब ये देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो, देखो ये इसको किसने लिखा है, चंद बरदाई ने लिखा है। क्या लिखा है, चंद बरदाई ने लिखा। अब ये पृथ्वीराज रासो है क्या, देखो ये क्या है, ये एक राजा थे पृथ्वीराज चौहान, जो आप सब जानते हो। ठीक है, किसके शासक थे, दिल्ली के शासक थे, दिल्ली के राजा थे ये। ठीक है, और ये क्या बहुत देव राजा थे पृथ्वीराज चौहान, और इनके बारे में पूरी आत्मकथा के बारे में इसमें लिखा गया है पृथ्वीराज रासो के बारे में। ठीक है, आगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आप इनके बारे में और डिटेल से समझोगे, पृथ्वीराज के कौन थे, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी कौन था, उनके बीच में कैसे लड़ाइयाँ हुई थी। ठीक है, इसके बारे में आप बहुत डिटेल से पढ़ोगे। ठीक है, जो बाबरनामा आपके नेक्स्ट आएगा, जब 14-15 चैप्टर आएगा उसमें देखो बाबर के बारे में, जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे वो कैसे भारत में आए, बाबर कौन था, बाबर नहीं क्या मुस्लिम इन्वेडर जो मुगल जो थे, कौन जो मुगल शासन था उसकी जो स्थापना करने वाले बाबर 1526 में ही थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा, वो एक लेखक भी थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी बाबर ने ही, जिसको बाबरनामा कहा गया था। हुमायूं नामा, बाबर के बेटे हुमायूं थे, उन्होंने किस तरीके से शासन किया, कैसे उनका शासन एक बार छिन गया, फिर उसको उन्होंने किस तरीके से हासिल किया। ठीक है, उसमें हम शेर शाह सूरी के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो इस हुमायूं नामा किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने, गुलबदन बेगम ने लिखा था, इसके बारे में इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, फिर बाद में हम अकबर के बारे में जानेंगे, अकबर के जो जीवनी है अकबर के बारे में जितना, उसको अकबरनामा कहा गया है, जिसे अबुल फजल ने लिखा है। किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, इसके बाद में कैसे राजपूतानाओं की जो थी स्थिति किस तरीके थी इस टाइम, और इन्होंने जो अकबर थे उन्होंने कैसे अपने एक पूरे देश को एकता में बांधा रखा था, और उन्होंने हर धर्म को कैसे महानता दी, उन्होंने कई दीने लाई, दीने खास, कई प्रकार की जो प्रथाएं भी चलाई थी, उसके बारे में भी हम क्या अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक, क्रॉनिकल्स। अब ये क्या है, ये देखो इतिहास के बारे में होता है, कई सारे ऐसे शासक होते हैं जिनके बारे में क्या इतिहास, जो लेखक होते हैं वो उनके इतिहास के बारे में लिखते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीके से क्या ऑटोबायोग्राफी जैसा ही होता है। क्रॉनिकल्स टेल अबाउट द रूल ऑफ अ रूलर। ठीक है, कि वो किस तरीके से शासन करते थे। ठीक है, और वो भी डिटेल में कि उनका शासन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभालते थे। ठीक है, वो टैक्स कैसे वसूलते थे, उनकी प्रजा उनके साथ कैसे रहती थी, उनका जो सिस्टम था वो किस तरीके से मैनेज करते थे, खेती कैसे होती थी, कौन सी भाषा चलती थी, ये सब उनके बारे में बताया जाता है। जैसे देखो तुगलकनामा, ठीक है, अमीर खुसरो एक व्यक्ति है, उन्होंने लिखा था, जो तुगलक वंश थे उनके बारे में इन्होंने लिखा है। राज तरिंगिनी हो गया, जो कलहर ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है, राज तरिंगिनी कलहर ने। जो तुगलकनामा जो होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अमीर खुसरो ने तो इसे लिखा है, तुगलक वंश के बारे में लिखा है।
ठीक है। और इसमें क्या है, उन्होंने उसकी लैंग्वेज हो गई, किस कंट्री में क्या भाषाएं बोली जाती थी, डिफरेंट डिफरेंट उसमें, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, देव जो था, कई सारी भाषा थी, अवधी हो गया, हिंदवी हो गया, इन सब के बारे में क्या है अमीर खुसरो ने लिखा था इस किताब में। ठीक है, बहुत डिटेल में लिखा था। आगे हम और अच्छे से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अब क्या है, जो हम ये इंट्रोडक्शन है एक तरीके से कि आप हिस्ट्री में अब क्या पढ़ने वाले हो, तो हम इन्हीं सब के बारे में क्या आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ट्रेवलोजस क्या है, अब हम क्या समझेंगे, ट्रैवलॉग्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, कि ट्रैवलॉग्स क्या होता था। देखो, ट्रैवलॉग्स उस टाइम का क्या होता था, ये एक मतलब यात्रा वृत्तांत होता था। ठीक है, मतलब कई सारे ऐसे यात्री होते थे जो बाहर कंट्री से आते थे, यहाँ पे रहते थे, राजाओं महाराजाओं के अंडर में काम करते थे, और वो सब देखते थे, जो जैसा जैसा वो देखते थे उसी को क्या वो अपनी किताबों में लिखते थे। ठीक है, तो कई सारे ऐसे भी यात्री आए थे, उसमें से 2-3 नाम मेन है, जैसे कि देख लो कि अल बिरूनी है जिसने किताब उल हिंद लिखी थी। ठीक है, जिसके बारे में और आगे बताएंगे हम। क्या अल बिरूनी है जिसने किताब लिखी थी, किताब अल हिंद लिखी थी, जिसके बारे में उसने कई सारी अच्छी बातें, कई सारी बुरी बातें उन्होंने लिखी थी। और उसका इवन बतूता हो गया, इसने अपनी यात्रा वृत्तांत, इसका एक रिहाला था जिसके बारे में इन्होंने क्या अपनी पूरी यात्रा, वो बहुत, ये इवन बतूता तो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन थे। इन्होंने क्या किया, पूरे मान लीजिए वर्ल्ड में बहुत जगह वो जाते थे। ठीक है, चाहे हर जगह जाते थे, चाहे वो इंडिया हो, चाहे चाइना हो, रसिया हो, मक्का मदीना हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, वो हर जगह जाते थे और उन्होंने अपनी पूरी ट्रैवल की एक कहानी लिखी उन्होंने। नेक्स्ट हम कई सारे, फ्रांसवा बर्निया हो गया, ठीक है, मोरक्को हो गया, कई सारे ऐसे व्यक्ति हमें देखने को मिलते हैं जो अपनी यात्रा करते थे। तो इस तरीके से क्या हमने इंट्रोडक्शन वीडियो हमने देख लिया, इस चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पे। और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, जो जो इम्पोर्टेंट नाम्स थे, मैंने सारा आपके यहाँ पे डिस्कस किया था, आपने यहाँ पे समझा। इसके बारे में जो नेक्स्ट सेकंड चैप्टर आएगा, थर्ड चैप्टर आएगा, उसमें बहुत डिटेल में हमारी, वो तो कई पार्टों में डिवाइड हो जाएगी वीडियो, क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल डिस्कस करके पढ़ना है वहाँ पे। ठीक है, तो कोई, अब इस वीडियो में हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आप इसको वीडियो को फिर से रिपीट करना, मैं जैसा बोलता हूँ आप इसको पूरी कोशिश करो समझने की। इसके नोट्स आपको जल्दी मिल जाएंगे, तब तक आप इसी को कॉपी में नोट बनाकर रख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो।